स्वागत है सभी का। दोस्तों बीपीएससी 71 इस पर लगातार आजकल चर्चाएं चल रही हैं और कई बच्चों का लगातार प्रश्न होता है, चाहे वो ऑफलाइन वाले बच्चे हों ऑनलाइन वाले बच्चे हों, कि कहाँ टारगेट करें, कैसे प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम डेट क्या होगा। देखिए बहुत सारा भी देखिएगा तो आपको चीज़ें चल रही हैं बीपीएससी में। केस हुआ है ना, हियरिंग हुआ। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये जो अभी आपको जजमेंट आने वाला है, क्या जजमेंट आने वाला है, इस पर भी रहेगा। इसका प्रभाव क्या 71 पे पड़ेगा, ये भी बात रहेगी। तो इन सभी बातों को लेकर करेंगे कि इसका प्री का डेट क्या हो सकता है, पीटी डेट क्या हो सकता है, मेंस का डेट क्या हो सकता है, क्या पैटर्न वही वन लाइनर होगा, है ना, क्या पैटर्न वही वन लाइनर होगा जो आपको अभी पूछा गया, या इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। इन सभी बातों पे आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर ले। इसके अलावा बुक्स पर भी बात कर लेंगे कि किस बुक्स को फॉलो कीजिए। ये मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो न्यूट्रल, मतलब सभी के लिए ओपन, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, चाहे वो ओनली आईएएस यानी हमारे साथ पढ़ते हो, बीपीएससी वाला के साथ पढ़ते हो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सभी के लिए आपको ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बीपीएससी ऑफलाइन हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच, या यूपीएससी ऑफलाइन हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच पटना से संबंधित कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस पे कॉल कर लीजिएगा 9920613613। आपको कुछ भी, जो भी आपको, चाहे वो फी स्ट्रक्चर हो, कोर्सेज से रिलेटेड हो, हाउ टू प्रिपरेशन, जो भी चीज़ है आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर इसमें आप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए प्री डेट की बात कर लेते हैं कि आखिर प्री डेट को लेकर असमंजस की स्थिति क्यों है। प्री डेट को लेकर अभी 1-2 महीना पहले एक विवाद आया कि सडनली एक न्यूज चला, कुछ लोगों के द्वारा चलाया गया कि जून में इसका एग्जाम हो सकता है, किसी भी तरीके से जून में एग्जाम हो सकता है, जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, प्री का बहुत पहले ही हो जाएगा। उस समय भी मैंने कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है चुनावी वर्ष है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैसे तैसे कर लो। तो जहां तक प्रश्न है, क्योंकि सबको पता है कि 30 सितंबर के आसपास चुनाव, आपको आचार संहिता लग जाएगी, तो एग्जैक्ट 30 सितंबर को चांसेस कम है। हो सकता है कि 15 सितंबर को आपका हो जाए, या हो सकता है कि सीधा नवंबर को एग्जाम हो, इलेक्शन आपको रिजल्ट के बाद, कुछ भी हो सकता है। बट ये कंफर्म है कि आप लोगों का कोई जून जुलाई में एग्जाम नहीं होना है, क्योंकि अभी तक इसका प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ है। इसे देखिएगा, जो कैलेंडर आया था बीपीएससी का, उसमें 71 की चर्चा ही नहीं थी बिल्कुल। अगर इनका विचार रहता कि नहीं, इनको किसी तरीके से जून जुलाई के आसपास निकालना है, तो ये क्या करते, आपको वो कैलेंडर में डेट डाल देते कि संभावित, लेकिन उन्होंने इसकी चर्चा ही नहीं की। इसकी चर्चा करेंगे, ये प्री का जो अभी एक तो कोर्ट डिसीजन है, और इसके बाद कहा जा रहा है कि ये लोग भेजेंगे हर विभाग में कि बताइए भाई कहां कहां कितने सीट है। एक सीट की भी यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्री का डेट आइदर आपको 15 सितंबर का हो सकता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे पर्सनली लग रहा है कि इसका जो डेट एग्जाम का होगा आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट ही होने की संभावना लग रही है। मेरा पर्सनल विचार है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। मेंस डेट वो डिपेंड करेगा कि आपका प्री के बाद कब है, लेकिन हाँ 3 महीने का तो ये लोग देते ही हैं। इसलिए जो बच्चे अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 71 भी कर रहे हैं, वो भी मेंस का पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं या फिर मेंस ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, तो वो सब हेल्प मिलेगा, क्योंकि एक बहुत कम समय मिलता है ना। तो इस पे क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। तो मेंस भी स्टडी करते रहे, बट मेंस का डेट एकदम डिपेंड करेगा कि प्री के डेट के बाद। अगर ये आपको मान लीजिए 15 सितंबर के आसपास होता है, तो ये जनवरी में आपको ले लेंगे मेंस, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जो 3 से 7 जनवरी का डेट दिया गया है। और नहीं तो इन्होंने अपना एक डेट निकाला था ना कि 30 सितंबर को प्री होगा, 3 से 4 जनवरी को मेंस होगा, लेकिन संभावना कम है 30 का, क्योंकि उस समय इलेक्शन वगैरह है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको मैन पावर का बहुत वहां पर दिक्कत हो जाता है। पैटर्न क्या रहेगा, इस पर आइए बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा पैटर्न। भैया वन लाइन देखो, एक तो कंफर्म है कि जो ट्रेंड पूछा गया 70 बीपीएससी में, ये नहीं रुके, बहुत क्रिटिसाइज हुआ है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। कट ऑफ कब, तो लोग कहते हैं कि भाई कट ऑफ क्यों कम गया अगर इतना ही आसान। क्वेश्चन ये नहीं कहा गया कि आसान था, क्वेश्चन ये कहा गया है कि आपने जो जिस पैटर्न में, वन लाइनर पैटर्न भी टफ होता है, लेकिन सिविल सर्विसेज में इस प्रकार के प्रश्न पूछना न्यायोचित नहीं होता है।
आप कुछ कंसेप्ट पूछो ना, जो बच्चे डीपली पढ़े हैं, जो बच्चे स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, आपने तो उनका धज्जी उड़ा दिया था ऐसे प्रश्न पूछकर। तो प्रश्न आसान और टफ की बात ही नहीं है, प्रश्न के पैटर्न की बात है। तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये वन लाइनर तो नहीं होने वाला है, मिक्स रहेगा जैसे आपको हमेशा बीपीएससी रहा है। यानी बीपीएससी जो 68 और 69 के वक्त जिस पैटर्न को फॉलो कर रही थी, उसी पैटर्न को फॉलो करेगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप एकदम यूपीएससी, नहीं भाई, वो ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन, या ऐसा नहीं है कि आपको 150 ऐसे ही क्वेश्चन देगा, नहीं देगा। बीपीएससी जो 69 को फॉलो किया था, और फॉलो करने के पीछे था कहने का मतलब कि जो यूपी पीसीएस जो जिसको फॉलो कर रहा है, वैसे ही बीपीएससी फॉलो कर रहा था 68 69 को। इस बार देखो यूपी पीसीएस का कितना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। तो इसी को फॉलो करेगा 71 में। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो भी है ना, डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई ये जो भी बात है मेरी अपने विचार है, यहां पर कोई आयोग वगैरह नहीं कह रहा है। लेकिन चूंकि हमारा एक्सपीरियंस इस संदर्भ में बहुत लंबा है, तो इतना क्रिटिसाइज होने के बाद बीपीएससी फिर से वही चीजें नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है। बुक्स पे आते हैं, नीचे भी बात करेंगे। और सीट कितना होगा, सीट्स देखो, सीट्स फिर से चर्चा है मार्केट में, जो हल्ला है कि वो है कि कम से कम 1200 से 1500 की बात चल रही है। जो सोर्स आपका सुनने का, वही सोर्स मेरा है। यही कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया गया था, टेलीग्राम पे शेयर किया गया था। लेकिन इतना कहा जा रहा है कि इस बार भी सीट ज्यादा, मान लो कि 1500 नहीं, लेकिन हम लोग क्या लेकर चलते, चलो 1000 ही लेकर चलो, तो 1000 सीट भी पीसीएस में कम नहीं होता है। 1000 सीट को सुनेगा ना पीसीएस में तो आके फट जाएंगे, अच्छा 1000 सीट। 70 तो एक्सेप्शन था, 2100 के आसपास सीट। इतनी पीसीएस में सीटें नहीं आती, इतनी पीसीएस में सीटें नहीं आती। लेकिन 71 में भी 1000 के आसपास आने की संभावना। एक 64 में आया था, 1400 समथिंग पोस्ट था, और उसके बाद जो नॉर्मल पोस्ट आता है 400 500 600, वही पीसीएस में जनरली यही आता है। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि सर 72 में कम आएगा, 73 में कम, अरे पीसीएस में सीटें वही उतनी आती हैं। अभी चुनावी वर्ष है तो इस बार सीट थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला, देखिएगा कि 1000 के आसपास सीट कम से कम रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यूज जो कि आपको स्प्रेड हो रहा है चारों तरफ कि 1500 के आसपास। लेकिन चलो हम लोग फिर भी 500 पोस्ट घटाते हैं, लेकिन 1000 के आसपास सीट होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी की बात आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा सभी को पता है, जो बच्चे दे रहे हैं, अब स्टार्ट कर चुके हैं, तो इनको इतना तो आइडिया है कि 150 क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का होता है, और 150 मार्क्स का होता है। इतना तो सबको पता होगा। निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3, निगेटिव मार्किंग भी आपको एप्लीकेबल है, और भी 1-3 आपको निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग भी आपको यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रखता है। कट ऑफ किया जा रहा है, तो आपको अभी तक कट ऑफ 92 के आसपास गया था 69 में, और 70 में तो और कम गया। तो कहने का मतलब कट ऑफ भी आपको लगभग 60 से 65% अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कट ऑफ पार हो जा रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सीटों के नंबर पे और आपका नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है। तो प्रारंभिक परीक्षा यही है। इसका मार्क्स जुटता है क्या? नहीं, इसका नंबर नहीं जुटता है। ये बस मेंस में जाने के लिए आपको ये होता है। कितना दिया जाता है? तो जितना सीट है, जैसे मान लो कि 1000 सीट है, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? ये 10,000। जैसे भी था ना 2100 सीट है, 21,000 रिजल्ट आया, तो 10 गुना के आसपास देता है। तो 10,000 बच्चे में देंगे। अगर मैं 71 की बात करूं और सीटों की संख्या 1000 लेकर चलूं, तो जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, मान लो कि इसको 5 लाख बच्चे फॉर्म भरे, हालांकि इतना नहीं भरेंगे, 4 लाख चलो मान लेते हैं, 4 लाख बच्चे फॉर्म भरे, तो 4 लाख में से जो चयन होगा वो 10,000 का होगा। किसके लिए? तो मेंस के लिए। ठीक, उसके बाद 2.5 गुना 3 गुना वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब आते हैं इसके सिलेबस पे बात करते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर को लेकर हम लोग बात करते हैं। एक मिनट, चलो हम लोग अब बात करते हैं कि इसके कुछ सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमें पता है, हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल,
प्लस बिहार करंट। ठीक है, बिहार स्पेशल, उसके बाद बिहार करंट। ठीक है, बिहार करंट की हम लोग यहां पर लिख देते हैं। इसको मैंने ऊपर क्यों रखा है, इसके पीछे भी रीजन है। हम लोग आते हैं उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, मैथ्स या मेंटल एबिलिटी जिसको कहते हैं ना, और मिसलेनियस क्वेश्चन। ये आपका प्री का होता है कंप्लीट रूप से सिलेबस। ठीक, 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन फिक्स होता है मैथ, ये फिक्स है, या फिर मेंटल एबिलिटी कहते हैं जिसमें रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, ये फिक्स है। और 140 प्रश्न में होते हैं कंप्लीट आपको जीएस, जनरल स्टडी विद करंट अफेयर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा मैथ बहुत ही कमजोर है। देखो भाई, मैथ कमजोर है तो आप इस 10 प्रश्न के साथ तो चलो ठीक है, कहोगे कि चलो 10 प्रश्न है तो चलो सर मैं 140 में फाइट करूंगा, मेरा जीएस बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है, मैं पास कर जाऊंगा या कर जाऊंगा। लेकिन मेंस में क्या कीजिएगा, मेंस में क्या कीजिएगा, फिर 72 नंबर का स्टैट होता है, और स्टैट को इससे अलग चीज नहीं, उसमें भी परसेंटेज का आपको अप्लाई करना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस अप्लाई करना पड़ता है। कहां से कीजिएगा वही चीज। ये मैथ बहुत टफ नहीं पूछता है, आप लोग अगर क्वेश्चन देखे होंगे 70, 69, 68 तो टफ नहीं पूछता है। ऐसा पूछता है कि इस मैथ में से 10 में से जो बच्चे नॉर्मल भी है मैथ में, जो अच्छे हैं वो तो 10 में 10 बना ले रहे हैं, जो अच्छे से थोड़ा सा कम है वो 8 के आसपास बना, लेकिन जो ऑन एन एवरेज है मैथ में वो भी 5 बना ले रहे हैं। तो आपको कम से कम इस 10 में से 5 का टारगेट करना होगा, एकदम जीरो नहीं। अगर मेंस में नहीं होता मैथ, स्टैट नहीं होता, तो मैं नहीं बोलता, मैं कहता चलो तुमको एकदम नहीं समझ में आया तो 10 क्वेश्चन को हटा दो। लेकिन है क्या कीजिएगा, यहां नहीं पड़ेगा तो फिर मेंस में पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा कि कुछ टॉपिक हैं उसको पढ़ लीजिए। यहीं पर मैं लिख देता हूं टॉपिक, जैसे रीजनिंग तो वही सब होता है, ब्लड रिलेशन, कुछ सीरीज वाले रीजनिंग होते हैं, है ना, कुछ डायरेक्शन वाला। रीजनिंग में क्या पूछता है, एक आपको ब्लड रिलेशन पूछता है, डायरेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स में कुछ पढ़ लीजिएगा, जैसे आपको प्रतिशत, परसेंटेज वाले प्रश्न, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब कुछ बेसिक चैप्टर है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद कुछ अर्थमेटिक के बेसिक जो प्रारंभिक चीजों में पढ़ते हैं हम लोग, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। सम संख्या, विषम संख्या, है ना, वो सब, ऑड इवन वाला, ये सब देख लीजिएगा, यहां से पूछ देता है। अगर इतना भी कर लोगे ना तो आप इस 10 में 5-6 बना लोगे, जीरो करके नहीं आना। अब आते हैं हम लोग इस बेसिक पे। सबसे पहले हम लोग यहां, मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ये तो चलो 10 नंबर है, अब ये पूरा खेल 140 नंबर का होगा। और अभी तक के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली, अगर मैं अभी तक के ट्रेडिशन की बात करूं तो यह आपका लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी 25, कभी 26, कभी 24, कभी 23, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। साइंस 25 से 30 क्वेश्चन फिक्स हो रहे हैं, करेंट अफेयर 25 से 30 क्वेश्चन फिक्स हो रहे हैं, और बिहार स्पेशल, बिहार करंट की मैं बात करूं तो यहां पर भी लगभग 20-22 क्वेश्चन फिक्स हो रहे हैं। यानी मैं अगर केवल इस 4 सब्जेक्ट की बात करूं तो 25 तिहाई 75 और 20 95 क्वेश्चन मिनिमम आपको यहां से क्वेश्चन पूछे। चलो मैं 95 नहीं 90 ही मानता हूं, यानी आपका जो कट ऑफ जो आसपास जाता है वो ये सिर्फ ये चारों पेपर ही आपको कवर कर लेते हैं। हिस्ट्री, करेंट अफेयर, साइंस प्लस साइंस टेक भी, एंड बताइए साइंस टेक भी है, बिहार स्पेशल और बिहार करेंट। समझ रहे हैं? तो इस 4 में से एक को भी स्किप नहीं करने का, कीजिएगा परेशान हो जाइएगा। अब आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से अभी जो 2 बार से देखा जा रहा है लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास पूछ जा रहा है। यहां पर 8 से 10 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का कोई फिक्स नहीं रहता है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंट से जोड़ दिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक क्वेश्चन होता है, तो 4-5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होते हैं, करेंट मिला दो तो 10 क्वेश्चन आ गया, ये 10 फिक्स है। मिसलेनियस बाकी 2-4 दे देता है, मतलब जो भी आपको बचेगा इसी में से आपको रहता है। मतलब अगर मैं यहां पर 95 की बात करूं तो यहां पर कितना हो गया, 110 हो गया, फिर 40 क्वेश्चन इस चारों से मिलाकर हो जाएगा।
अगर आप इस 90 में से अगर आप क्वेश्चन अगर 90 आ गया, इसमें से अगर आप 70 भी ला रहे हैं और इस 40 में से अगर आप 25-30 भी ला रहे हैं तो आप आराम से कट ऑफ पार कर जाइएगा, क्योंकि इसमें एक मैथ भी इंक्लूड है। मतलब इस 60 में से अगर आप ला रहे हैं, इस 60 में से अगर आप ला रहे हैं, अगर 35 भी ला रहे हैं तो आप आराम से कट ऑफ को क्या करिएगा, पार कर जाइएगा। 105 है जनरल कट ऑफ, काफी। लेकिन ये बोलने में इतना आसान लग रहा है, प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होता है। तो इसको लेकर आप कुछ स्ट्रैटेजी बनाइए। कैसे बनाइएगा, ये इसको भी, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। बट ये जो 4 मैंने लिखा है, ये अपने आप में क्या है, VVVI। अब सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करता हूं। क्या बात करता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करता हूं। मैं पूरी हिस्ट्री की बात करता हूं। चलो, इतिहास, इसमें 3 है। मॉडर्न हिस्ट्री, पहले एंशिएंट डालो। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, और है आपको एक आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, एक है वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व। ये आपको नहीं आता है तो हमको वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत मतलब नहीं है। हमको, अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं भी पढ़ूं तो हमको कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। आपको प्री मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल में भी 20-25 क्वेश्चन होते हैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर आपको बहुत लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका वेटेज देखते हैं। अगर 25 क्वेश्चन पूछेगा ना तो कम से कम 17 प्लस क्वेश्चन, यानी 15 या 17 से क्वेश्चन यही पूछेगा। 5-6 ये क्वेश्चन पूछ देता है और 2-3 ये क्वेश्चन पूछ देता है। यानी अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा अगर हमको किसी को पढ़ना है तो वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये एक अच्छी बुक आती है, अगर आप लोग किसी कोचिंग संस्थान में नहीं निकला तो ये एक अच्छी बुक आती है, राजीव अय्यर की आपको है, स्पेक्ट्रम की एक बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बीपीएससी वाला का बुक है, ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी मैक्सिमम कंटेंट बीपीएससी ओरिएंटेड दिए हुए हैं, ठीक। तो एंशिएंट हिस्ट्री को कितना कवर करें, मध्यकाल को कितना कवर करें। देखिए, मध्यकाल और एंशिएंट हिस्ट्री जब मैं पढ़ाता भी हूं ना पेड क्लासेस में, तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री को तो ठीक ठाक पढ़ा देता हूं। क्यों? क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री इक्वल टू बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री बराबर हो जाता है, तो चूंकि वेटेज आ जाता है। मध्यकाल की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मध्यकाल में बहुत डिटेल्स नहीं जाना। जब मैं पढ़ाता तो बच्चे कहते हैं इसके बारे में, अरे जब जाना ही नहीं है ना, कभी उसमें पूछता है। अगर आपको इतना कंटेंट पढ़ना होगा 2-3 क्वेश्चंस के लिए, 4 क्वेश्चन के लिए, बहुत खुश हुआ तो 5 क्वेश्चन के लिए, और आपको जब इतना कंटेंट पढ़ना पड़ता है कि इस कंटेंट से मुझे 17-18 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसकी एनर्जी कहां डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मध्यकालीन भारत को छोड़ दो, नहीं, एक पूरा बेसिक पढ़ लीजिए, पूरा राजपूत काल पढ़ लो, कैसे स्ट्रक्चर चला, कैसे कौन कौन से आपको वंश ने कौन कौन सा बड़े शासक हुए हैं, ठीक है, ऐसे चीजों को एक आप लोग पढ़ लीजिए। तो हम लोग यहां पर इसकी एनर्जी यहां लगाएंगे, मतलब कि आपको जो मध्यकालीन है इसमें एक बेसिक पढ़ेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सबका। जैसे दिल्ली सल्तनत में कुछ राजाओं के द्वारा किया गया कुछ कार्य, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का कुछ कार्य है, फस्टी का कुछ कार्य है, अमेठी का कुछ कार्य को देख लेते हैं, मुगलों के कुछ चीजों को देख लेते हैं जो इनका प्रसिद्ध था, स्थापत्य को देख लेते हैं, चित्रकला को थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके कुछ नीति को देख लेते हैं, कुछ युद्ध को देख लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी। कई लोग कहते हैं कि स्मार्ट मतलब पूरा पढ़ो, काहे का पूरा पढ़ो। अगर यहां से प्रश्न रहते तो मैं पढ़ता। ये बीपीएससी का इतिहास रहा है कि यहां से प्रश्न बहुत कम रहते, बट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ऐसा मत कीजिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। कहीं पूछ देगा क्वेश्चन 10 तो क्या कीजिएगा। तो आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर यहां से 10 क्वेश्चन भी पूछ दे तो आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है, और एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे बुद्धा से क्वेश्चन पूछता है, मौर्य से क्वेश्चन पूछता है, आपको जैन से क्वेश्चन पूछता है, देखा गया लगातार, ठीक है, गुप्त काल से पूछ देता है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछ देता है। प्राचीन भारत पढ़ते हैं
क्योंकि प्राचीन भारत ही आपको बिहार का इतिहास भी है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो काम करेंगे वो इस पर करेंगे। ये दोनों आप अपने नोट्स पे डिपेंड रहिएगा कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, जो भी आपको शिक्षक या आप जहां से नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, इवन यहां से लूसेंट वगैरह को भी अच्छे से देख कर जाइएगा तो आपको यहां पर कर सकते हैं, या फिर एक बेसिक कोई बुक होती है वो उसको देख जाइएगा। एनसीईआरटी को देख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। एनसीईआरटी यहां पर राम शरण शर्मा की आती है और इनका सतीश चंद्रा की आती है, हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप देखिएगा, अगर आपके पास बीपीएससी वाला की बुक है, ठीक है, अगर आपके पास बीपीएससी वाला की बुक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं इसलिए कोई प्रमोशन है, ये अच्छी बुक है, आप देखिएगा मार्केट में तो ये अच्छी बुक है, बीपीएससी ओरिएंटेड यहां पर चीजों को दिया गया। तो अगर यह है तो इसको कर सकते हो, आइदर आप आधुनिक भारत में एसके पांडे को यूज कर सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम का इंग्लिश आपको ये रहा, सॉरी ये बिपिन चंद्र का है, स्पेक्ट्रम का है, और हिंदी स्पेक्ट्रम ये है, ये नया वाला स्पेक्ट्रम है, मोटा वाला, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं यहां पर अपने आराम से, ठीक है। तो आप इसको जरूर पढ़े, बुक जरूर पढ़े, मैं ऑलवेज सजेशन देता हूं बुक का, बुक जरूर पढ़े। एक एनसीईआरटी की आती है 12th क्लास की, वो पढ़ लो, वो बहुत अच्छी बुक है, बिपिन चंद्रा की बुक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश में मौजूद है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, नया उसको ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन दे रहा है। अब आते हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर को कैसे भाई करें, क्या करें? करेंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट, कब से कब तक? तो जनरली 1 ईयर का हम लोग टारगेट करते हैं, यानी अगर आपका एग्जाम अभी दिसंबर में हुआ है तो दिसंबर 2024 से इसको टारगेट करना है, और जब तक एग्जाम, जैसे मान लो सितंबर में एग्जाम हो तो अगस्त लास्ट तक पढ़ना है, नवंबर में एग्जाम होगा तो अक्टूबर तक पढ़ना है, तो यहां से आप इसको शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। 1 ईयर तो आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब आपको कौन सी बुक को पढ़े, कहां से सोर्सेस करें, तो मैं फिर से कहूंगा बीपीएससी वाला का जो बुक आता है, बीपीएससी करेंट वाला, उसको कीजिए। इसका पीडीएफ आपको बीपीएससी वाला या अभय सर पीडब्ल्यू पे मिल जाएगा। हार्ड कॉपी चाहिए तो आप लोग मार्केट से मंगा भी सकते हैं, आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, मार्केट से कोई भी बुक मंथली, 2 तरीके से करेंट अफेयर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मंथली, मंथ वाइज, और एक पढ़ते हैं हम लोग जो ईयरली आता है। तो मंथली इज इंपॉर्टेंट, जो मासिक करेंट अफेयर होता है, मंथली करेंट अफेयर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अचानक से जब वार्षिकी आप लेते हैं ना, ईयरली करेंट अफेयर लेते हैं ना, जो घटना चक्र या अन्य की आती है, वो कई सारे कंटेंट आपको न्यू दिखते, इसलिए आपको क्या रहता है, वो चीजें दिमाग में नहीं रहती, और करेंट अफेयर पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। वो करेंट अफेयर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पुराने स्टूडेंट और नए स्टूडेंट, मतलब जो पुराने तरीके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बराबर कर देता है ये, क्योंकि सभी चीजें सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए 1 साल का तथ्य नया नया होता है। तो करेंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मंथली कोई भी आपको जो भी इच्छा, सब करेंट अफेयर की बुक अच्छी होती है, कोई भी उठाइए, और जब एक ईयर एंड में या फिर अर्धवार्षिकी ये आता है तो इसको भी उठाइए। उठाने का मतलब है कि पढ़िए, उठाने का मतलब है कि पढ़िए, क्लियर। तो अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा करेंट अफेयर को, चूंकि इसके साथ समझौता नहीं बाबू, क्यों? क्योंकि अब प्री में तो आपको रहता ही है 25 से 30 क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपको मेंस में भी इसका वेटेज रहता है। अब यहीं पर मैं बिहार करंट की बात कर लेता हूं। बिहार करंट का सोर्स क्या होना चाहिए? देखिए, बिहार करंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो है बीपीएससी वाला का बिहार करंट। फिर आप कहेगा सर बीपीएससी वाला का बार बार नाम ले रहे, अरे भाई ऐसा बनाता ही तो मैं क्या करूं? नहीं तो मार्केट में बहुत सारे बिहार का करंट का है, आप लोग बिहार करंट साथ कीजिए, ज्यादा नहीं, 10-10, 12-12 पेज आप यहां से कवर कीजिएगा। तो बीपीएससी वाला का ही बुक अच्छा है, और एक मार्केट में कोई भी बुक आती है जो मंथली, आप इसको वेबसाइट पे भी, गूगल पे भी कीजिएगा, बिहार करंट जनवरी 2025, बिहार करंट फरवरी 2025, ऐसे है। नहीं तो बीपीएससी वाला पे आपको यूट्यूब पे आपको आ जाता है सेशन करेंट अफेयर का। तो करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने 2 बातें करेंट अफेयर की, एक तो मंथली बुक पढ़ा करो जरूर, और दूसरी चीज क्या पढ़ा करो, जो ईयरली वगैरह जो आता है ना, या हाफ ईयरली बुक, अर्धवार्षिकी या वार्षिकी, तो उसको भी पढ़ा कीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिहार स्पेशल के लिए देखो, बिहार स्पेशल के लिए हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए, और इसका जो मिसलेनियस होता है, मिसलेनियस मतलब कि बिहार का कौन राज्य के पशु है, कहां से इसकी सीमा लगती है ना, कौन कौन सा
आपको यहाँ पर चीज़ें फेमस है, किसको जीआई टैग मिला है, यहाँ विधानसभा विधान परिषद में कौन कौन सी सीटें हैं, लोकसभा में कितना आरक्षण है, एससी का कितना आरक्षण, ये सब जो मिसलेनियस, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थे, पहले यहाँ के राज्यपाल कौन बने, ये सब जो विविध होता है ना, जिसको कहते हैं एक आकलन, है ना, बिहार एक आकलन, जो हर बिहार के बुक में, बिहार का कोई भी बुक लीजिएगा ना, तो उसके शुरुआत में अंत में वो 5-7 पेज का आपको एक डेटा रहता है, 5-7 पेज का डेटा रहता है, उसी को क्या करना है, आपको करना है। बिहार स्पेशल की कोई भी बुक लीजिए चाहे नहीं लीजिए, बिहार स्पेशल की इस बुक को तो जरूर से लेना है। इम्तियाज अहमद रजनीश कुमार का ऑब्जेक्टिव बुक, और ये लेटेस्ट वाला लीजिएगा, 2024 एडिशन वाला। अगर आपके पास 2022, 2023, 2024 है तब तो ठीक है, लेकिन 21 में शायद थोड़ा सा इंटू किया था, लेकिन 2000 के जिसके पास पहले का एडिशन है वो लोग चेंज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजें क्या इन्होंने किया है, चेंज किया है। मैं देख रहा हूं कि है कि नहीं, अगर होता है तो मैं दिखा देता हूं। मिल ही गया, देखो, देखिए ये है नया वाला। ये कौन सा पैटर्न है, ये 2024 का है मेरे पास। ये न्यू वाला है, ऐसा चौड़ा होगा, ठीक है, और इसके कंटेंट इसमें बहुत ऐड है, इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि मैं जब भी बोलूंगा तो कुछ बेनिफिट आपको होगा तभी बोलूंगा, ठीक है। तो इस बुक को जरूर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला, और डिटेल्स पढ़कर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व। ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत अदर भी आपको क्या मिलते हैं, डेटा मिलते हैं, जो आपके लिए काफी कारगर साबित होता है, काम का साबित होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इससे अलग डेटा लेना है, तो आपके लिए बुक इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप लोग क्राउन भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बीपीएससी वाला का भी कर सकते हैं, आइदर जो भी बुक कीजिए, मैं इसलिए मैं न्यूट्रल बता रहा हूं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल में हिस्ट्री को फोकस करना है, ज्योग्राफी को फोकस करना है, मिसलेनियस को देखते हुए, और बिहार करेंट, आपका बिहार कट से निपट जाएगा, ठीक है। और हिस्ट्री में भी इसमें खासकर एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन और आधुनिक, मध्यकाल से इसमें भी बहुत कम प्रश्न, कुछ बुक वगैरह का नाम पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लेना, ठीक है। अब आते हैं साइंस। साइंस इज इंपॉर्टेंट। देखो साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, साइंस से आपको 30 प्रश्न पूछा जाता है। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस साइंस टेक। अब कई जगहों पर क्या होता है कि साइंस में बायो को थोड़ा सा प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी पे रखा जाता है, लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं है। बीपीएससी में फिजिक्स से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी हाँ। इसलिए आपको यहां पर फिजिक्स भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी, और ये अब तो साइंस टेक भी पूछा जाने लगा, तो साइंस टेक भी आपको प्री लेवल पे भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? अब इसके लिए यहां पर 2 बुक देखो, एक तो एनसीईआरटी, यहां का एनसीईआरटी का फोटो है, और नहीं तो एक भारती भवन की किताब। भारती भवन की किताब भी बहुत अच्छी आती है, एससीईआरटी भारती भवन की यहां पर किताब बहुत अच्छी आती है। आप लोग चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, जो आपको सर मैडम जो भी पढ़ाते हैं वो तो पढ़िए ही, साथ ही साथ इस बुक को जरूर, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए, एससीईआरटी या भारती भवन, इसमें भी कंटेंट सेम होता है। क्लियर? ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। तो वेटेज की जहां तक बात है, तो इसमें फिजिक्स को वेटेज देना है, बायो को और साइंस को। केमिस्ट्री में 2-3 प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है, लेकिन फिजिक्स को कम नहीं करना है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, फिजिक्स का वेटेज ठीक ठाक रहता है आपको बीपीएससी में, ठीक है। भूगोल, भूगोल का तो ये एनसीईआरटी। भूगोल में ज्यादातर प्रश्न कहां से होता है? देखो भूगोल में ज्यादातर प्रश्न जो होता है ज्योग्राफी में, वो इंडियन ज्योग्राफी होता है, भारतीय भूगोल। अब भारतीय भूगोल में भी, इंडियन ज्योग्राफी में भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो होता है इंडस्ट्री, है ना, मल्टीपर्पस आपको प्रोजेक्ट्स, रिवर्स, आपको माउंटेन, ये सबसे ज्यादा प्रश्न आजकल पूछे जाने की प्रवृत्ति लगातार रही। इसके अलावा खनिज, मिनरल से क्वेश्चन रहता है। अगर आपको डेटा इसका याद है तो यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको आप लोग वर्ल्ड बोलते हैं, इसमें 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक स्थलाकृति इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग लैंडफॉर्म कहते हैं, है ना। इसके अलावा आपको सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, सौर मंडल से, ठीक है। इसके अलावा आपको एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा नोट्स है ज्योग्राफी का, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
मैपिंग से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैपिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटेल्स कर लेते हैं। तो आपको यहां पर बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो अच्छा है, अगर मेरा कंटेंट है ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक महेश वर्णवाल की आती है समग्र अध्ययन, महेश वर्णवाल की 2 आती है, एक आती है एनसीईआरटी का बोलना, वो मत लीजिएगा, समग्र अध्ययन लीजिएगा। नहीं तो बीपीएससी वाला का एक बहुत अच्छा सेगमेंट आता है हर बुक का, ठीक है, इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, बहुत अच्छा बुक है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो इसको कर लीजिएगा। आपको आराम से 15 में से क्वेश्चन में से 10, 12, 13 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी का तो एक ही रामबाण है, वो है आपको यह ये, और इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें भी आपको कुछ चैप्टर है, एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, अरे कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, वो एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग को आपके नोट्स प्लस आपको ये एनसीईआरटी है, नोट्स प्लस एनसीईआरटी, बट एक बेसिक जरूर पढ़ा कीजिएगा, नहीं तो ये एनसीईआरटी समझ में आएगा नहीं आपको, ठीक है, नहीं तो एनसीईआरटी समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले जो शिक्षक आपको पढ़ाए होंगे उसको देख लीजिएगा, और नहीं तो ये, अगर इस प्रकार से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत इजी वे में क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रेटजी यही रहेगा। एक मैं आपको नेक्स्ट टाइम एक बुक पे वीडियो बनाऊंगा स्पेशल से, और एक बनाऊंगा थोड़ा सा कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहा हूं, उसके बाद एक और बेसिक हम लोग स्ट्रेटजी यहां पर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।